जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ known as a cost allocation, customer profitability analysis and sales variance analysis. अच्छा, before going to start that one, it's important to understand what is meant by the customer profitability analysis. Remember that one is जो हम बात करें ना, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज़ द रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट। यानी कि आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं और एक असेसमेंट भी कर रहे हैं ऑफ रेवेन्यू अर्नड, जो आपने कमाया है, ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर्स एंड द कॉस्ट इंकर टू अर्न दैट रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू या इन रेवेन्यूज़ को कमाने में जो आपकी लागत आई है, इस सारी चीज़ों को जो हम इसके अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं या जो असेसमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर मोर करें तो कहते हैं एन एनालिसिस ऑफ अ कस्टमर डिफरेंसेस। इसका मतलब है अब हम यहाँ पे एक कस्टमर की नहीं बल्कि पूल ऑफ कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो डिफरेंसेस आ रही हैं उनकी रेवेन्यू और कॉस्ट में। अब हम ये जो एनालिसिस होता है ये रिवील करता है कि ये डिफरेंसेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग इनकम अर्न फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर, तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को रिवील करता है। ठीक है। अब रेवेन्यू तो हमें पता है, सारी बात, इफ़ वी आर गोइंग टू सेल समथिंग और वेंडिंग सर्विसेज वट एवर वी आर गोइंग टू गेट, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। अच्छा, द थिंग इज अबाउट कॉस्ट, रिमेंबर दैट वन। अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस, जैसे ना कॉस्ट एलोकेशन भी उसकी एनालिसिस। अच्छा, पहले कॉस्ट एलोकेशंस कैसे हैं। अच्छा, याद रखिएगा कुछ सर्टन हायरार्कीज होती हैं, यानी कि कॉस्ट हायरार्की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, वो 5 टर्म्स की होती हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है, ये डिस्कस करना है कि ये कॉस्ट अगर कोई है तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी है ये किस हायरार्की में फॉल करती है। जैसे पहले हायरार्की है कस्टमर आउटपुट यूनिट लेवल कॉस्ट। इससे मुराद क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू सेल ईच यूनिट टू द कस्टमर। यानी कि आपने यूनिट बेचने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, देखें ना, ओवरनाइट तो नहीं ना कोई यूनिट बिक जाते। वंस यू गेट इट तो विच फर्स्टली यू विल हैव टू कीप एट दैट कीप दोज पर्टिकुलर यूनिट्स समवेयर एल्स, ठीक है, लाइक हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। तो ये जो स्टोरिंग और हैंडलिंग कॉस्ट होती है ये कस्टमर आउटपुट यूनिट लेवल कॉस्ट के अंदर डिस्कस होती है। इन हायरार्कीज़ को हमने समझना है। अच्छा, फिर सेकंड होता है जी कस्टमर बैच लेवल कॉस्ट। अभी आपने इंडिविजुअल की थी ना, कि जो इंडिविजुअल यूनिट आप कस्टमर को सोल्ड करते हैं उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट लगती है। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप ऑफ यूनिट्स की, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ यूनिट्स में जारी बात है एक से ज़्यादा की बात आ रही है, तो ये जो बैच लेवल कॉस्ट होती है कस्टमर की, यानी कि उसकी डिलीवरी और उसके ऑर्डर को प्रोसेस करने में जो कॉस्ट लगती है वो जनाबे वाली आपकी कस्टमर बैच लेवल कॉस्ट में डिस्कस होती है। फिर होती है कस्टम सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट। अच्छा, अब ये कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं, कहता है ये सपोर्ट करती है इंडिविजुअल कस्टमर्स को रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स और बैचेस। मतलब इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स और बैचेस को नहीं कंसिडर करते, यानी कि कोई भी हो, ठीक है, जो आप डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर्स को, ठीक है। अब उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे आती है, आपको अल्टीमेटली कस्टमर को विजिट करना पड़ता है, फिर आपको कुछ उनकी साइट्स पे जाके अपने यूनिट्स को डिस्प्ले करना पड़ता है। जाहिर बात है ये मुफ्त थोड़ी होगी, उस पर कोई ना कोई लागत तो आएगी। ये जो डिस्कशन होती है ये कस्टमर सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट के अंदर डिस्कस होती है, और यही ज़्यादा हायरार्कीज़ जो पहली मैंने 3 पढ़ी हैं डिस्कस होती हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप में उसमें भी आइडिया आ जाएगा। अच्छा, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट क्या है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली ये रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रादर देन टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट और स्पेसिफिक कस्टमर्स। यानी कि ये जो है ना ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या बैच ऑफ प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफिक कस्टमर के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर, होलसेलर चैनल के ऊपर कोई ना कोई मैनेजर होता है और उसकी जो सैलरी होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट के ऊपर आएगी। अब जाहिर बात है एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवीजन्स के अंदर ज़्यादा होंगी। अच्छा, अगर उस डिवीजन के मैनेजर की सैलरी है तो वो डिवीजन सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनिंग कॉस्ट में आएगी। और अगर सिंपली एक पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो सैलरी है मैनेजर की, तो वो हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट में। और उन पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर जो पूरे डिवीजन की होगा
मैनेजर, ठीक है, तो वो डिवीजन सस्टेनिंग कॉस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हमने बात की रेवेन्यू से ऑपरेटिंग इनकम तक। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 14.1 है आपकी बुक्स में, ठीक है। यहाँ पे देखें रेवेन्यूज़ हैं, फिर उसके डिस्काउंट लिस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिर ये देखें डिलीवरी कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स विजिट। कहता है कैलकुलेट करना है आपने कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। अब सबसे बड़ी बात क्या है, कस्टमर लेवल, यानी कि आपके पास कस्टमर एक से ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में होलसेलर भी 2 हैं आपके पास कस्टमर, और रिटेल कस्टमर भी 2 हैं। ये बातें एक साइड पे लगी, ये तो वैल्यूज़ हैं, आपने वैल्यूज़ प्लेस करनी है। अच्छा, रेवेन्यू जो आपकी लिस्ट प्राइस होगी उसमें से जो भी आपका डिस्काउंट प्राइस होगा वो लेस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे तो आंसर आएगा ग्रॉस मार्जिन। अब इसके बाद लेटर ऑन जो कस्टमर लेवल कॉस्ट है, मैंने अभी आपको अर्ज किया, सबसे पहले आपने उसकी हायरार्की को, यानी कि उसकी कैटेगरी है ना जो हायरार्की की, उसको अंडरस्टैंड करके उसका हेड डालना है। जैसे मैंने बात करता हूँ डिलीवरी कॉस्ट और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये दोनों जो कॉस्ट डिस्कस होती हैं ये कस्टमर जो आपका बैच लेवल कॉस्ट है उसके अंदर डिस्कस होती है। तो मैंने देखें उसी का हेड डाला है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे कस्टमर बैच लेवल नहीं, ये कस्टमर आउटपुट यूनिट लेवल है। यहाँ पे आपने दर हकीकत कस्टमर आउटपुट यूनिट लेवल लिखना है, ये गलत है, ये कस्टमर आउटपुट है, ये उसके अंदर डिस्कस होती है, ये कॉस्ट लेवल के अंदर डिस्कस होती है, कस्टमर बैच लेवल ये मैंने ज़रा ठीक कर दी, ये बैच लेवल के अंदर डिस्कस होगी। जो विजिट्स वगैरह होते हैं, अभी हमने बात की ना, विजिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि विजिट्स करने पड़ते हैं और जाके आपको डिस्प्लेस करने पड़ते हैं, तो वो बैच लेवल की बात है। तो देखें डिलीवरी कॉस्ट और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है ना वो कस्टमर आउटपुट लेवल कॉस्ट है। आपने पहले उसका हेड डाला और ये दोनों वैल्यूज़ उस हेड के अंदर मेंशन की। फिर जो अगला बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स विजिट, जो है मैंने आपको बताया जो सेल्स विजिट होते हैं या जो डिस्प्लेस कॉस्ट होती हैं वो डिस्कस होती है कस्टमर बैच लेवल कॉस्ट के अंदर। तो ये कस्टमर बैच लेवल कॉस्ट है, ठीक है बेटा। तो ये आपने ये देखें ये वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अकॉर्डिंगली इसके सामने। तो ये आपके पास जो नेट इनकम आ रही है, ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग इनकम आ रही है ये, और इसकी जनाब वाली ये, और जब हटसन की बात करें तो ये ब्रैकेट्स में क्यों है, क्योंकि ये माइनस में आ रही है, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं बल्कि ऑपरेटिंग लॉस के नाम से है। तो ऐसे ही आपने जो फर्दर आपका पेंटल कॉरपोरेशन है ये उसकी ऑपरेटिंग इनकम आई है, ठीक है। ये देखें मेन बात है ये आपने, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो आपने बुक से मिल जाएंगी आपके पास, रेवेन्यू एट लिस्ट प्राइस में से प्राइस डिस्काउंट आपने लेस करना है, फिर आपके पास एक एक्चुअल नेट रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। फिर आपने हायरार्कीज डिफाइन करनी है कस्टमर लेवल कॉस्ट में। पहली कस्टमर आउटपुट लेवल कॉस्ट है जिसमें डिलीवरी और प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है, और जो फिर आपके पास कस्टमर जो बैच लेवल आपके पास कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स विजिट्स हैं। बस आपने ये हेडिंग्स में लिखना है, अपने हेड के अंडर लिखना है, तो ये आपका क्वेश्चन फर्दर हो जाएगा। Thank you so much.